कल हमने किया था इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और भूमध्य रेखीय वर्षा वन। ठीक है, जो सबसिस्टेंस गैदरिंग के सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज हैं आज भी, यानी जितने भी सबसिस्टेंस गैदरिंग मिलती है वो सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखीय वर्षा वन वाले जो इलाके हैं, ठीक है, उनमें मिलती है। उसके बाद क्या है, बाकी के जो बचे हुए हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, और उसके बाद किसमें मिलते हैं, विश्व के अधिकांश पर्वतीय प्रदेश और सघन वन। ठीक है, विश्व में इनके अलावा भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के अलावा और कहीं पर भी जहाँ पर सघन वन है, इस तरह की जो आदिवासी ये जनसंख्या या जनजातीय लोग वहाँ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कल कहा कि कारण क्या है इन क्षेत्रों में, किसके, सबसिस्टेंस गैदरिंग के। यहाँ का क्लाइमेट ज़्यादा जो जनसंख्या है उसको जो रहने के लिए अनुकूल नहीं है। दूसरा क्या था, और क्या समस्या है यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में, क्लाइमेट के अलावा और क्या चीज़ें हैं, कल बताया था, कोई बताएगा? आप में से कोई बताएगा? ये इतने सघन वन हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि खेती या कोई भी अन्य गतिविधि है उनको करने के लिए जो जगह नहीं उपलब्ध होती है, और तरह तरह के जो है जीव जंतु है, बहुत ज़्यादा जैव विविधता मिलती है। तो वहाँ पे बहुत सारे जो हैं जहरीले, ठीक है, जंतु या पौधे भी मिलते हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या का रहना या कोई भी बड़े पैमाने पर गतिविधि करना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरियाज। यहाँ पे खासकर ये बुशमैन ट्राइब दे रखी है, कालाहारी का डेजर्ट है। आप लोग जाएंगे और चेकआउट करेंगे, हालांकि मैं मैप में बता दूंगी, पर फिर भी आप एक बार दोबारा से, आपके पास एटलस है तो देखिए, एटलस नहीं है तो ऑनलाइन जाइए, ठीक है, गूगल में सर्च करिए कालाहारी डेजर्ट और मैप में। ठीक है, और यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट में क्या है, बुशमैन ट्राइब रहती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा भी होगा बुशमैन के बारे में। ठीक है, उनका वितरण है, वो सारी चीज़ें भी आपने पढ़ी थी। ठीक है, तो अगले यहाँ पे बुशमैन का तो इसलिए नाम दे दिया क्योंकि इनकी जो है, इनका नाम मेंशन करना था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अदरवाइज क्या है, कोई भी जो डेजर्ट और सेमी डेजर्ट जो एरियाज हैं वहाँ पे जो है सबसिस्टेंस गैदरिंग देखने को मिल जाती है, कहीं पर भी हो। ठीक है, ये, और उसके बाद है पर्वतीय और डेंस फॉरेस्टेड एरियाज। ठीक है, डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज। अब ये देखते हैं, तो हमने कहा ना कि कालाहारी का जो डेजर्ट है वो यहाँ पर है, इधर। ठीक है, ये तो हो गया कंगो जायरे का बेसिन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इस वजह से जो है इस तरह की जो जनजातीय लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसके नीचे ये जो 23 डिग्री है मकर रेखा, ये जो जा रही है, ठीक है, तो ये वो एरिया है जहाँ पे गर्म मरुस्थल मिलता है। मरुस्थल दो तरह के होते हैं, ठंडे और गर्म। तो ये गर्म मरुस्थल मिलता है, और आप लोगों को पता होंगे तो इस, यानी जो क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल जो रीजन होता है, 23.5 से 23.5 साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये क्या है, ये पूरी ट्रॉपिकल बेल्ट होगी। आपको पता होगा 2 ट्रॉपिक्स है ना,
ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है मकर रेखा। इनके बीच में, यानी ये दो ट्रॉपिक हो गए, इनको ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इन दो ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, और यहाँ पे पूरा वर्ष भर गर्मी रहती है, इसलिए हम इसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध। कटिबंध मतलब यानी एक बेल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा वर्ष भर एक ही तरह की जलवायु मिलती है, और वो कैसी है, उष्ण है, इसलिए हम इसको अगर हिंदी में करते हैं तो हम बोलते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसको, यानी दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल जो बेल्ट है या ट्रॉपिकल जोन है या ट्रॉपिकल रीजन है बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक्स के आसपास का मान ये जो एरिया है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, मान 23.5 है, यानी 20 से 30 का लगा लो, 20 से 30 इधर और 20 से 30 जो है इधर। ठीक है, ये है सब ट्रॉपिक्स। यहाँ से अब है चेंज होना, 20 डिग्री से 23 है ना, और तो यहाँ पे इस एरिया में जो है, अब ये तो है नहीं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर है, यहाँ पे उष्ण कटिबंध था। ठीक है, और ये बीच में आ गए मिड लैटिट्यूड शीतोष्ण कटिबंध, ये जो है ये आ गए। तो ये जो जलवायु है अब यहाँ पे अलग थी, और बस इस लाइन के पार बिल्कुल दूसरी तरह की, ऐसे नहीं होता। तो जो आपकी जलवायु है वो कैसे बदलेगी, धीरे 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 करके बदलेगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे बदलाव होता है, संक्रमण काल। उस ट्रांजिशन जोन में दोनों तरह के जो क्या है विशेषताएं, यानी वहाँ पे उष्ण की भी और शीत की भी दोनों तरह की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं, यानी लगभग ये लगा लो 20 डिग्री से 30 डिग्री का बीच का जो एरिया है, तो वो क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर जो भी मिलेंगे महाद्वीप, ये ना, ठीक है, ये देखो, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, जो मकर रेखा के पास पड़ते हैं। तो अब तीनों ही ये जो हैं क्या बोलते हैं महाद्वीप, उनके पश्चिमी किनारे, ये पूर्वी किनारा हो गया, और ये ही अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिम किनारा हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी किनारा हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी किनारा हो गया, ये जो है पूर्वी किनारा हो गया दक्षिण अमेरिका का, और ये पश्चिमी किनारा हो गया। ठीक है, तो अभी मकर रेखा के पास, और यानी थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ पे आ गया कालाहारी डेजर्ट। ये कौन से पे मिल रहा है, पश्चिमी किनारे पे मिल रहा है ये डेजर्ट। ऐसे ही दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे नीचे, यहाँ लगभग यहीं इसी एरिया में आटाकामा डेजर्ट मिलता है। आटाकामा डेजर्ट, ये किसने ऑन कर रखा है, अपनी जो है आवाज़ है, माइक है, ऑफ कर लीजिए जिसका भी ऑन है। ये हो गया आटाकामा का डेजर्ट, काफ़ी लंबाई में ये आटाकामा का डेजर्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का भी जो है पश्चिमी किनारा, ऑस्ट्रेलिया लगभग सारा का सारा जो है क्या बोलेंगे मरुस्थलीय है। ठीक है, और खासकर पश्चिमी किनारा, तो यानी ऑस्ट्रेलिया का ये काफ़ी सारा, सिर्फ तटीय क्षेत्रों को छोड़ दो तो ये क्या है, ये सारा का सारा कैसा है, मरुस्थलीय। ठीक है, तो यानी यहाँ पे मैं आपको कारण भी बता रही हूँ कि अब देखते हैं, एक तो देखो ये भी लाइन में है भूमध्य रेखा पे, ये अमेजन के वन डेंस फॉरेस्ट, इसी की सीध में अफ्रीका महाद्वीप में कोंगो के वन, ये भी डेंस फॉरेस्ट है, मतलब सघन वन है। और ये हो गए एशिया महाद्वीप में, ये इंडोनेशिया मलेशिया ये देश हो गए, न्यू पापुआ गिनी, ये भी क्या है, सघन वन हो गए। ठीक है, आ रही समझ में। तो भूमध्य जो रेखा है उसके आसपास के एरिया में सघन वन मिलेंगे। सघन वन होने की वजह से वहाँ पे
ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रह पाती, जलवायु भी अनुकूल नहीं है और सघन वन है, इस वजह से नहीं रह पाती, और आदिवासी लोग हैं और उन्होंने क्या है ज़्यादा अपने जो है उसमें परिवर्तन नहीं किया है कल्चर में। और इसी तरीके से ये भी देखो तीनों महाद्वीपों में सीध में है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पे कौन सा है, आटाकामा डेजर्ट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ATA, आटाकामा CA है, ये O नहीं है, MA, आटाकामा डेजर्ट, ठीक है, ATACAMA, ये अटाकामा डेजर्ट हो गया यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर। और ये हो गया अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर कौन सा है, कालाहारी का मरुस्थल या डेजर्ट। और यहाँ पे हो गए, ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में पश्चिमी इलाके में जो है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शुष्क, हमने कहा कि ना शुष्क या अर्ध शुष्क, ठीक है। तो यहाँ पे अटाकामा दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट जो है डेजर्ट है। ड्राइएस्ट समझते हो, शुष्क, जैसे नमी ना होना, नमी की कमी, वायुमंडल में जब नमी की कमी होती है तो वो क्या कहलाता है, तब हम उसको कहेंगे कि ड्राई है, सूखा है, ठीक है, आगे समझ में। तो नमी की कमी सबसे ज्यादा, अब एक तो क्या है, मान ले हवा में किसको कहोगे, शुष्क। एक तो मान लो, मतलब हमने कहा ना कि मैक्सिमम 4, किसी भी जगह के वायुमंडल में मैक्सिमम 4% तक जो है जलवाष्प हो सकते हैं। वहाँ की जो है गैसों का जो समूह है उसमें 4% तक जलवाष्प हो सकते हैं, और कम से कम क्या हो सकते हैं, 0 से लेके 4 तक के, 0% से लेके 4% तक की रेंज में जलवाष्प हो सकते हैं। अब जहाँ पे मान लो 4, वो किसी जगह के, जैसे हमने कहा ना कि देखो अमेजन के वन हैं, इस एरिया की जो वायुमंडल है उसमें 4% मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेली बारिश होती है। हो सकता है कि वहाँ के वायुमंडल में 4% तक जलवाष्प मिल जाते हैं, ठीक है, आगे समझ में। हो सकता है कि यहाँ पे अपने यहाँ पे इन पे है 3 तक मिल जाए, किसी में कितना, ठीक है। तो ये जो डेजर्ट है, मान लो ये कालाहारी का डेजर्ट है, ठीक है, मान लो इसमें 1% कम तो है, लेकिन क्या है, मान लो 1% तक की है जो क्या बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो जो नमी है वो 1% तक हो सकती है। और मान लो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है, उसमें मान लो 1.2% तक है, ठीक है। यानी अलग अलग हैं तो डेजर्ट तो ये भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम उनके अंदर कितनी नमी है या जो भी हो सेम नहीं होगी, कमी तो है लेकिन क्या फिर भी डिफरेंट है। तो आटाकामा में क्या है, ऑलमोस्ट लगा लो, ऑलमोस्ट 0, ठीक है। अब कहेंगे 0.1%, ठीक है, 0.1% की ह्यूमिडिटी है, ये लगा लो ना के बराबर ही है। वहाँ पे 10-10 साल हो जाते हैं बारिश की कोई बूंद गिरे हुए भी, ठीक है। तो ये क्या है, दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट, सबसे ज़्यादा कम नमी वाला मरुस्थल। तो तुम सोचोगे सारे मरुस्थल हैं तो नमी की कमी है। अब जैसे अपना थार मरुस्थल है, लेकिन सब में ये नहीं कि हाँ थोड़ा बहुत तो कुछ होता ही है, ठीक है। तो सबकी अपनी अलग अलग है, लेकिन अटाकामा डेजर्ट है सबसे ड्राइएस्ट जो है डेजर्ट है, क्लियर है। तो अब इतना ड्राई है, अब कौन, जब जहाँ पे 10 साल तक बारिश की एक बूंद भी नहीं आती हो तो वहाँ पे कौन रहेगा, क्या पौधे उगेंगे, क्या जंतु होंगे। पौधे नहीं है, जंतु नहीं है, तो मनुष्य क्या होगा, तो मनुष्य तो पौधों पर ही निर्भर है। जितने कम पौधे उतनी कम जनसंख्या। सघन वन ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से भी समस्या होगी, लेकिन आप लोग सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो कितने तरह के संसाधन हमें वनों से ही मिलते हैं, खाने का भी, रहने का भी, हर तरह की जो संसाधन है वो
हमें किससे मिलते हैं? वनों से। अगर वन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, तो आप क्या खाओगे, कहाँ रहोगे? तो वो संसाधन जुटाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो भी ये इलाके हैं, क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय इलाके, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, नमी की कमी की वजह से वहाँ पे रह पाना, या तो पॉपुलेशन बिल्कुल कम होगी, और कुछ लोग ही इस तरह की जलवायु में क्या हो सकते हैं, इस तरह की जलवायु में अपने आप को कुछ लोग ही ढाल पाते हैं। ठीक है, तो मान लो वहाँ पे उनकी उत्पत्ति है, तो कुछ लोग ही इस तरह की एक्सट्रीम जो है, जो विषम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा विषम जलवायु है, उसमें रह पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन मरुस्थलीय या थोड़े बहुत सारे अर्ध मरुस्थलीय इलाकों में, ठीक है, ये तो हो गया एक बेल्ट में दिखा दिया मैंने तीनों मकर रेखा और सभी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे। ठीक है, अब ऊपर की तरफ आते हैं, तो दक्षिण, ये जो है क्या बोलते हैं, इस रेखा के जो 0 डिग्री की लाइन के दक्षिण में है ना ये, तो दक्षिण के जो महाद्वीप हैं, दक्षिणी जो हिस्से हैं, उनमें तीनों ही महाद्वीपों में इस तरह के जो है आपको और क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय इलाके देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इस रेखा के उत्तर में, तो इधर भी तो है ना कर्क रेखा है। ठीक है, तो पश्चिमी किनारे इधर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिलने चाहिए, यहाँ पे मिल रहे हैं तो यहाँ पे भी मिलने चाहिए। तो अब देखते हैं, तो ये जो है ये होगी तुम्हारी कर्क रेखा, ये होगी। ठीक है, और अब इस कर्क रेखा के हमने कहा ना कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये लगा लो, ये और थोड़ा सा नीचे की तरफ ये लगा लो, ये लगा लो। ठीक है, तो अब ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, तो ये ब्लू लाइन, ठीक है, और ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली होगी। ये क्या है, यहाँ पे है सहारा का मरुस्थल। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल हो गया, कर्क जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर सहारा, सहारा का मरुस्थल सुना होगा। सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा का जो मरुस्थल है भी वो विश्व का सबसे बड़ा, का मतलब क्या होता है, एरिया वाइज, एरिया क्षेत्रफल के आधार पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, सहारा का जो मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो वो कहाँ पे है, कर्क रेखा के उत्तर, और ये कर्क रेखा होगी। ठीक है, इसके उत्तर और दक्षिण में, उसके आसपास 5 डिग्री ऊपर, 5 इसके लगभग इतने से इलाके में। तो ये देखो एरिया के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा जो है वो हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सहारा का मरुस्थल। तो यहाँ पे भी बहुत सारी जनजातियाँ, ठीक है, तुआरेग से अलग अलग तरह की जनजातियाँ, यहाँ पे भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं। जनजातियों वाला चैप्टर पता नहीं इसमें आया है कि पिछले उसमें आया था, तो वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, वो या किसी दिन फिर बाद में लिस्ट वगैरह कुछ बनवा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सहारा का मरुस्थल। अब देखते हैं, ये तो हो गया अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और अब क्या है, एशिया महाद्वीप। अब कर्क रेखा, ये एशिया शुरू हो गया यहाँ से, ये तुर्की, और ये सारा, ये फिर अब एशिया आ गया। ये एशिया महाद्वीप हो गया। ठीक है, इस साइड वाला। और अब ये देखो, ये सारा ये सऊदी अरब,
ठीक है। अरब प्रायद्वीप आपको पता होना चाहिए, ये अरब प्रायद्वीप है, ये हॉकी जैसी जो है इंडिया के बिल्कुल नज़दीक है, अफ्रीका के यहाँ ऊपर है, तो ये अरब प्रायद्वीप है। यहाँ पे 3 मुख्य कंट्रीज हैं। ये सबसे बड़ी जहाँ पे ये मैंने डॉट लगाए हैं ये है सऊदी अरब, ठीक है। और ये यहाँ पे अभी ये दूसरे कलर का लगाती हूँ, और ये जहाँ पे लगाया है ये ओमान हो गया, ये यमन हो गया, ठीक है। ओमान और यमन यहाँ पे, ठीक है। और ये ओमान है और ये यमन है। तो ये सारे के सारे, सारा का सारा मरुस्थलीय इलाका है। उसके बाद ये हो गया इराक, ये हो गया बड़ा सा ईरान, ये सारे के सारे, और काफ़ी बड़ा हिस्सा ये ऊपर की तरफ तुर्की, और ये सारे जो देश हैं लेबनान वगैरह। तो ये कहने का मतलब ये है जो पश्चिम एशिया है, और फिर ऊपर की तरफ ये सारा इतना सारा जो एरिया है ये, ठीक है, ये सारा लगभग कैसा है मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर भी अनेक जो है जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है। और उनमें से काफ़ी सारी, लेकिन क्या है बाद में ये जो है इस हिस्से से क्या होके जाता था, यहाँ से सिल्क रूट था, इस वजह से ये थोड़ा सा ये जनजातियाँ यहाँ चीन से और इस रास्ते से होके यूरोप के साथ व्यापार होता था, ठीक है। इसको बोलते थे सिल्क रूट। ये चीन से चला और फिर यहाँ भारत से भी क्या है व्यापार होता, भारत से यहाँ पे ये अफगानिस्तान वगैरह में ये जाके ये रूट मिल गया, ठीक है। तो चीन और भारत इस रास्ते से यूरोप के साथ क्या है व्यापार करते थे। तो बीच में इसलिए इनके आसपास की जो कुछ जनजातियां थी उनका थोड़ा बहुत क्या होता है ना विकास हो गया। तो यहाँ पे उतनी उसी वैसी स्थिति नहीं है जैसे कि यहाँ पे है, और इन इलाकों में है, इन इलाकों में जो रहने वाले हैं वो ज़्यादा जो है पिछड़े हुए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये आ गया अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी किनारे। इसमें क्या है ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये लाइन ये यूएसए हो गया, यूएसए यानी जिसको हम अब नॉर्मली अमेरिका देश बोलते हैं यूएसए। और यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये जो है ये जो देश है ये क्या है मैक्सिको है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये जो डेजर्ट का एरिया मिलता है ये थोड़ा सा अमेरिका और मैक्सिको के इस हिस्से में, ये इसमें फिर जाता है, इतना अच्छा नहीं ड्रॉ हो पाता। तो थोड़ा सा कुछ अमेरिका का ये हिस्सा और मैक्सिको का भी ये हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है डेजर्ट यानी पश्चिमी किनारे पे डेजर्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे डेजर्ट हैं, एरिजोना का डेजर्ट है, अमेरिका में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय इलाके जहाँ पे क्या है, और ये तो हो गए सारे गर्म मरुस्थल। अब ये कर्क रेखा और मकर रेखा के पास के जो मरुस्थल थे ये सारे हैं गर्म मरुस्थल, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय इलाकों में गर्मी है। उसके बाद आगे कौन से ठंडे मरुस्थल। अब ये दिख रहा है देखो ये सारा ये जो लाइन है ये वाला जो एरिया है रूस का, ठीक है, रूस का। और ये वाला भी जो एरिया है क्या बोलते हैं यूरोप का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जनजातीय नहीं। तो रूस के इस हिस्से में जहाँ पे ये दिखा रखा है
ठीक है, तो इसको साइबेरिया बोलते हैं, सारा साल बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पे कुछ जनजातियां रहती हैं जो क्या है, गैदरिंग के द्वारा ही, ठीक है, या आखेट के द्वारा, या तो शिकार के द्वारा, या गैदरिंग के द्वारा ही जो अपना जीवन यापन करती हैं। ठीक है, दूसरा फिर क्या है, इस महाद्वीप में, अमेरिका महाद्वीप में इन यानी ये 66.5 वाली जो लाइन है, ठीक है, सब आर्कटिक जो रीजन है, तो ये देखो, ये कनाडा का जो ऊपर वाला भाग है, ये जितना भी लाइनें लगी हुई है, ठीक है, तो ये भी ठंडा मरुस्थल है, ये परमानेंटली बर्फ, ये अलास्का, अमेरिका का ये हिस्सा जो अलास्का है, ठीक, ये अमेरिका का ये अलास्का हो गया, और ये बाकी का सारा कनाडा का हो गया। तो ये सारा क्या है, बर्फ से जमा रहता है। यहाँ पे भी कुछ क्या है, जैसे यहाँ पे अपनी एस्किमो जो जनजाति है वो यहाँ उत्तरी कनाडा में रहती हैं। यहाँ पे याकूट्स हैं, सेमोइड्स हैं, और कई तरह की और भी कई सारी जनजातियाँ जो यूरेशिया में रहती हैं। याकूट्स हैं, सेमोइड्स हैं, और कई दूसरी जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो यानी ये हो गए सारे मरुस्थल। ठीक है, तो मरुस्थलों में क्या है, वही है, पानी की कमी है। ठंडे जहाँ पे बर्फ है वहाँ पे भी जल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो बर्फ बन गया, और बर्फ का तो हम यूज नहीं कर सकते। और बर्फ जमने की वजह से धरती पर क्या है, ज़्यादा ठंड की वजह से जो है पौधे भी नहीं उग सकते, और पौधे जहाँ पे होंगे तो ज़्यादा कोई जनसंख्या की आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो यानी ज़्यादा जनसंख्या का वहाँ पे भरण पोषण नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बच गए कैसे, पर्वतीय इलाके और जो है सघन वन। सघन वन तो हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, उसके अलावा तो फिर मैं ये जो नेक्स्ट शुरू होगी ना उसमें बताती हूँ। अभी 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है।